बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं इल्ताफ़ मदवानी, हुर्रियत रहनुमा, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं नवाज़ अली, जो कि स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और अगर आपको बताएं मिडल ईस्ट जो क्राइसिस चल रहा है अभी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उस हवाले से भी हम बातचीत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो एक जो बड़ा इशू ख़ास करके जो रॉ के एजेंट करवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका की तरफ से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म हैं। सिख रहनुमा जो अमेरिका में जिनके लिए कत्ल की साजिश वहाँ पे की गई, वो इस हवाले से कहते हैं। इससे पहले अगर आपको बताया जाए तो कनाडा के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई करके सिख रहनुमा को कत्ल किया गया है। पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इसी तरह अगर आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो मकबूजा कश्मीर में दिन दिहाड़े जो नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर एक क्राइसिस चल रहा है। पूरी दुनिया की नहीं सुनी जा रही, दुनिया जहां भी आवाज़ उठाती है, और ख़ास करके पाकिस्तान ने बारहा डोजियर भी पेश किए। पाकिस्तान अपनी आवाज़ पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर देखा जाए वहाँ पर भी बात की जाती है, लेकिन एज़ पर रूल्स और देखा जाए अगर, तो वो सुनवाई नहीं हो रही। मैं नवाज़ अली साहब आपसे इस हवाले से जानूंगा, आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि किस तरह की पॉलिसी हमें लेकर चलनी होगी, क्योंकि दुनिया का दोहरा मेयार तो आपने अभी देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी क्राइसिस हैं वो तो रिजॉल्व नहीं करवा सके, लेकिन पाकिस्तान इस इशू को जो साउथ एशियन रीजन के अंदर एक सबसे बड़ा इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व करवा सकता है? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आपने जिस पॉइंट और जिस इशू को हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है इसकी हम पहले बैकग्राउंड को देखें तो हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर पे आज से नहीं बल्कि पार्टीशन के टाइम से ही एक इशू चलता आ रहा है। अब अगर हम एक रियल पिक्चर देखें तो इंडिया की जो आज़ादी, जिसको इंडियन खुद मानते हैं, वो भी उनकी टू नेशन थ्योरी के उस पे नज़रिए पे मारज़े वजूद में आई। अब अगर टू नेशन थ्योरी में भी अगर आप देखें तो डे फर्स्ट से ही वायलेशन की गई, क्योंकि कश्मीर में जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। और अगर आप टू नेशन थ्योरी को देखें तो उसमें यह कहा गया था कि जहाँ भी मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिम अक्सरियत की बेसिस पे एक मुल्क का स्टेटस दिया जाएगा। चलें, उसके बाद का अगर आप देखें जो कुछ हुआ हर बंदा जानता है। आज तक इंडिया का एक जो एक सॉफ्ट इमेज बनाने का, एक शो कॉल्ड कहा जाए कि जो एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो दिन ब दिन दुनिया के सामने अयान हो रही है। ना सिर्फ कश्मीर बल्कि कश्मीर से पहले आप देखें कि इंडिया के अंदर जितनी अक़लियतें हैं, जिनमें सर फहरिस्त मुसलमान हैं, जिनका बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रोविंसेस में, इवन बाबरी से लेके आप कौन कौन से इश्यूज़ होंगे, कौन कौन से ऐसे वाक़यात होंगे जिनको हम यहाँ पे काउंट करें। फिर आप देखें कि सिखों के साथ जो खालिस्तान की एक मूवमेंट थी, जिसको आज तक भी जिस बेरहमी से कुचला जा रहा है, और प्रदीप सिंह जिसका आपने बात की कि कनाडा में जिसका मर्डर हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी जस्ट आज की जो स्टेटमेंट है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हमें फुल जो है यकीन है कि इसमें इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए अमेरिकन को भी चाहिए कि इस मामले में कनाडा का साथ दे और एक फ्री इंडिपेंडेंट एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। अब देखें, ये तो एक हो गया इंटरनेशनल इशू पे। फिर कश्मीरियों में स्पेशली इंडिया की जितनी बर्बरियत की जो दास्तान है, उसमें जिस तरह से जो शिद्दत आई है वो आई है एक्चुअली बुरहान वानी की शहादत के बाद। बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीरियों में सेल्फ जो एक उनकी इंडिपेंडेंट की मूवमेंट थी, उसमें जितनी आज़ादी की एक नया जोश और विलवला आज़ादी के लिए बेदार हुआ है, उसके बाद इंडिया को खुद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो 7 सिस्टर्स जो उनकी स्टेट्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, बिहार और उस साइड पे, उन पे अगर आप देखें तो वहाँ पे कई अरसे से जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। इसका मकसद ये हुआ कि इंडिया कश्मीरियों को ज़बरदस्ती कभी भी अपने ज़ेर इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता। पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से उनकी इखलाकी, सिफारती, सियासी और समाजी
तरह की मदद जो है वो जारी रखे। इवन आप देखें कि पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। एग्जैक्टली जिसकी अगर हम एग्जांपल लें तो यूनाइटेड नेशन का एक प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आप देखें दो ममालिक का किसी चीज पे कोई कंप्रोमाइज या डायलॉग्स ना हो तो वहां पे थर्ड पार्टी एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट, और वहां पे जितनी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें पेश की जा चुकी हैं वो भी इंडिया का ठुकराना, ये तमाम चीजें ये जाहिर करती हैं कि इंडिया का जो ओवरऑल एटीट्यूड है ये इंडिया को खुद अंदरूनी तौर पे काफी हद तक कमजोर करने जा रहा है। तो और आने वाले दिनों में शायद इसकी मजीद शिद्दत आए, क्योंकि आप देखें इनिशियली तो चले कश्मीरियों की मूवमेंट थी, उसके बाद आप देखें बिहार जो खालिस्तान मूवमेंट है वो कई हद तक बढ़ चुकी है, आप पूरे यूरोप में फैल चुकी है, पूरी दुनिया में। लेकिन स्पेशली अगर हम यूरोप में देखें तो उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आ रहा है, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल कनाडा में उनका बहुत ज्यादा जो एक बढ़ता हुआ इसी वजह से असर रसूख की वजह से उनके प्रदीप सिंह जो एक्टिव उनके सोशल वर्कर थे जिनका मर्डर होना, और आज भी उस पे जो है वो चीजें चल रही हैं। तो ये तमाम चीजें इस चीज की मतलब जाहिर करती हैं कि इंडिया का ओवरऑल एटीट्यूड इंडिया को खुद अपने लिए खतरात पैदा कर रहा है, और आने वाले दिनों में शायद ये फ्रीडम मूवमेंट्स इतनी बढ़ जाएं कि इंडिया से कंट्रोल भी ना। ये इंडिया के लिए मुश्किल होगा, बिल्कुल आपने बचा कहा। और जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किया जा रहा है, तो ये सिखों की जो तहरीक है वो पूरी दुनिया में सही ज़ोर शोर से अब जारी और सारी है, और पूरी दुनिया ने भी माना है कि वाकई इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है। इल्ताफ़ अहमद वानी साहब, आप हुर्रियत रहनुमा हैं और इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, आपको तमाम तर चीज़ों से बाखूबी हैं और आगाह भी हैं। और एक चीज़ मैं आपसे लाजमी जानना चाहता हूँ, 2024 का इलेक्शन भारत में आने वाला है और इलेक्शन होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह आवाज़ उठा रही है इश्यूज़ के हवाले से, वहाँ पे इंडिया के अंदर जितने पनप रहे हैं, 370 और 35 के हवाले से अगर बात की जाए जो रिमूव किया गया है, क्या समझते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो 370 और 35A इसे दोबारा उसी शक्ल में बहाल किया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की सियासी जमातों का ताल्लुक है, अगर हम कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस भी एक सॉफ्ट हिंदू का जमात ही थी जिसने कश्मीर के अंदर वो बड़े एक तरीके से कश्मीर की उस वक्त के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होकर कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया, और उसके बाद से कश्मीरियों को ये लॉलीपॉप 370 का देकर उन्होंने कहा कि आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कांग्रेस ने इसको बिल्कुल खोखला करके रखा था और बीजेपी ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो व्हेन इट कम्स टू कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान की जो दोनों बड़ी जमातें हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या ऐसी दूसरी जमातें जो है आरएसएस, बाकी सबकी पोजीशन एक ही है कि कश्मीरियों को सबमिशन में लाना, कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर मर्ज करना उनकी कोशिश है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये इकदाम उठाए तो किसी कांग्रेस के अंदर से या हिंदुस्तान के अंदर से सियासी जमातों ने किसी किस्म की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। Exactly. यहाँ वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, जो हिंदू का वोट बैंक है, हिंदुओं का लार्जर वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए सामने। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से मुसलमानों की अददी जो होती थी नौकरियों में, पार्लियामेंट में या जुडिशरी में या पुलिस में, किसी जगह भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें तनज़्ज़ुली आई हिंदुस्तान के अंदर। तो ये कांग्रेस के दौर में होता चला आ रहा था और बीजेपी के दौर में ये तेज हो गया। तो इस सिलसिले में हमें हिंदुस्तान की किसी सियासी जमात से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो कोई बेहतर चीज कश्मीर के लिए करेगी, या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिस हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के साथ माजी में मकबूल और शहीद का केस हो या अफजल गुरु का केस हो, उन दोनों केसों में किस तरह से हिंदुस्तान की अदलिया ने बिहेव किया, और अभी भी जो वो केस कर रही है, तो उससे साफ बात है कि उनसे किसी अपील उम्मीद नहीं है। लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर के अंदर तहरीक का ताल्लुक है, देखिए तहरीकें कमजोर वक्ती तौर पर हो सकती हैं, दबा सकते हैं वो, लेकिन ये तहरीकें जिनमें खून शामिल है, जिन लोगों की कुर्बानियां शामिल है, ये दब नहीं पाती हैं, ये खत्म नहीं होती हैं, ये राइज होती है। और इंशाल्लाह कश्मीरी जो है जिस तरह से वो अपनी तहरीक को जारी रखे हुए हिंदुस्तान के तमाम तर जबर जुल्म के बावजूद जिस अंदाज से उसको दुनिया में भी और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जारी रखे हुए हैं, तो उससे हिंदुस्तान को जल्द बदेर
नाज़रीन, अगर हुर्रियत रहनुमाओं की बात की जाए तो वो भी इस हवाले से बारहा आवाज़ भी उठा चुके हैं और उन्होंने भी बारहा इस हवाले से कहा है कि आलमी बरादरी इसमें रोल दे। साथ अगर बात की जाए मिशाल हुसैन मलिक की, वो भी इस हवाले से कहती हैं कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी आवाज़ उठाए। मैं नवाज़ अली साहब आपसे इस हवाले से लाजमी पूछूंगा कि जो आलमी बरादरी है वो कश्मीर का जो इशू है उसमें कैसे रोल दे सकती है, क्योंकि आपने ये भी देखा कि दुनिया में अभी जितने भी तनाज़े हैं वो रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस देख सकते हैं, बाकी साउथ एशियन रीजन के अंदर कश्मीर के इशू देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करने में बिल्कुल तौर पर नाकाम हो चुका है। सवाए मजम्मत करने के, सवाए एंटोनियो गुतेरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं बयानात देने के, इसके अलावा एज सच वो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी भी अगर बात की जाए वो भी जस्ट बयानबाजी की हद तक ही बयान दे देते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। तो आप क्या समझते हैं कि आखिर कौन है या कौन सी कंट्री ऐसी है जो इस हवाले से रोल प्ले करके जो तनाज़ात हैं उनको हल करवाएगा? देखें, आपने जो बात की है इसमें अगर हम देखें तो ये दो रीजनल लेवल पे दो लोकल मुल्कों का है और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। ये सबसे बड़ा एक थ्रेट है कि जो कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए, बल्कि रीजन से भी अगर हम आगे की बात करें तो शायद ये आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप देखें, जब एक तो ये हो गई बात, दूसरा अब इसका मतलब ये है कि अगर ये इशू बढ़ता है तो शायद आने वाले दिनों में न्यूक्लियर की वजह से भी काफ़ी इश्यूज पैदा हो। आपने बात की कि क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसमें क्या रोल हो सकता है और क्यों नहीं अपना रोल प्ले कर रही है। देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले दिन से ही अगर हम कहें ना दोहरा मयार, वो उनका अयान है। क्योंकि देखें, जहाँ पे आपने अभी रशिया की और यूक्रेन की वॉर हुई वहां पे तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आ जाती है कश्मीर की, जिसपे कई दफा रेजोल्यूशन भी पास की जा चुकी है, लेकिन वहां पे कोई नहीं। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज को समझना भी होगा कि जो जहां पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सर फहरिस्त आपके पास यूएनओ का आता है। यूएनओ इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो आपके बाकी ममालिक के लिए चेक एंड बैलेंस या किसी हद तक एक मीडिएशन या नेगोशिएशंस के लिए बनाया गया, पीसफुल सेटलमेंट के लिए। तो उसमें उनकी अपनी प्रॉपर कोई इस तरह की फोर्सेस नहीं है, मिलिट्री नहीं है कि वहां पे जाके उन्होंने वो लगा दी और उसको उसी तरह से हल किया। उन्होंने जस्ट प्रेशर बिल्डअप करना है विद द सपोर्ट ऑफ जो बाकी उनकी मेंबर स्टेट्स हैं। सही, ठीक है। जहां तक इंडिया की बात की जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इस वक्त की जो मेजर पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जिनमें सर फहरिस्त अमेरिकन हैं, वो हैं, या कुछ यूरोपियन मुल्क जो स्टेट्स हैं, या आपके पास बाकी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इंडिया से अपने ज़ाती इंटरेस्ट की बेसिस पे, ज़ाती इंटरेस्ट, एक तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल, दूसरा आप देखें वो साउथ एशिया रीजन में स्पेशली यूएसए की बात कर रहे हैं तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिसमें अभी रिसेंटली उनकी स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन की बात की गई, अभी पिछले दिनों एक और उनकी जो समिट थी उसके जो वाज़ेह सबूत हैं, ये एक तरह से दुगलापन। या आप देखें जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की बात की जा रही है वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी नज़दीक नहीं आ रही है, और रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ वो भी काफ़ी हद तक वीकर है। रह गई बात रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें यूनाइटेड नेशन के अलावा ओआईसी एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म है, बट अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क में अपना असर रसूख जो है वो जारी रख सकें। चंद एक ममालिक हैं लेकिन वो एक न्यूट्रलिटी की बेसिस पे अपने ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ बेहतर बना रहे हैं, जिनमें आप देखें कि ओआईसी में तो इवन इंडिया ने तो ये भी क्लेम किया है कि मुझे एज ए विजिटिंग के तौर पे एक गेस्ट मेंबरशिप दी जाए क्योंकि मेरे पास मुस्लिम जो अक्सरियत है वो काफ़ी है इसलिए। लेकिन चले वो तो एक अलग इशू है, लेकिन आई मीन कि वो एक क्लेम कर रहे हैं। Exactly. अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान ने और बाकी ममालिक ने जब तक एक प्रॉपर लॉबिंग नहीं होगी, लॉबिंग में आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा आपके मेजर पावर्स वो जब तक अपना रोल प्ले नहीं करते, सिर्फ चाइना या रशिया तो चले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो दुनिया के मेजर पावर्स हैं उनको भी हमें किसी हद तक इंडिया के जो रियल हकाइक की बेसिस पे अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कराना चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है
है कि एक तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, दूसरा आपके पास जो कश्मीरी मूवमेंट है वो इटसेल्फ इस हद तक हाईलाइट हो चुकी है। तीसरा, इंडिया के जो जुल्म और बर्बरियत की जो एक मिसालें दी जा रही हैं, वहाँ पे जो केसेस चल रहे हैं, वो खुद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करने जा रही हैं और हो रही हैं। फोर्थली, इंडिया की इस तरह की मूवमेंट के बाद बाकी भी जो इंटरनल जो दबी हुई मूवमेंट्स थी वो एक दफा उठ रही हैं और शायद इसी तरह से कुछ हद तक उनको जो है ना वो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इल्ताफ अहमद वानी साहब, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से भी हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात करते हैं हम। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है सेम लाइक आप ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर भी वही हो रहा है। अगर इंटरनेशनल लॉ ही की बात की जाए तो वहाँ पे जो एम्बुलेंसेस को टारगेट किया गया, जो बड़े पैमाने पर अस्पतालों को टारगेट किया गया, 4000 वहाँ पे बच्चे शहीद कर दिए गए, 14,500 से अबाव वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, 3000 प्लस औरतों को वहाँ शहीद किया गया। मुझे ये बताइए कि ये इंटरनेशनल लॉ कहाँ है और क्या दुनिया इस पर आवाज़ नहीं उठाएगी? इंटरनेशनल लॉ जो है ये बगैर दांतों के एक कानून होता है। ये बड़े पावरों की, बड़ी ताकतों की लौंडी होती है, वो उसको अपने मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में हमने आज तक देखा कभी भी ये कमजोर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी भी इसने कमजोर की मदद नहीं की। जिस इंटरनेशनल लॉ की हम बात करते हैं, जिन इंटरनेशनल नॉर्म्स की हम बात करते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें, कॉन्वेंट्स की बात करते हैं, एवरीथिंग नीड्स अ पावर बिहाइंड इट। जब तक रेजोल्यूशन बाकी चीजें सारी होती हैं, कवानीन होते हैं, लेकिन उसके लिए भी ताकत जरूरी होती है। हम यहाँ अदालत से फैसला लेते हैं, अदालत फैसला देती है, लेकिन कब्जा लेने के लिए पुलिस का होना जरूरी है, अपने बाजू ताकतवर होना लाजमी है। इसी तरह जो हम इस वक्त देखते हैं, दुनिया, आपने बरमला कहा कि दुनिया की जो दोहरी पॉलिसी है, ये आज की पॉलिसी नहीं है। दुनिया की दोहरी पॉलिसी, दुनिया हमेशा से बड़े पावर्स या जो भी मुल्क इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी हैं, चाहे इस्लामी है, गैर इस्लामी है, जो भी ममालिक हैं, हर इस वक्त नेशन स्टेट का तस्वर है। हर मुल्क को अपने जो स्ट्रेटेजिक मुफादात, हर मुल्क को अपने इक़्तिसादी मुफादात अजीज है, उन मुफादात के साथ वो फैसला करते हैं। ये जो हम कहते हैं नॉर्म्स वगैरह, इस पर लोग फैसले नहीं करते, यही हमने देखा। वरना अगर हम देखें जो कुछ फलस्तीन में 7 अक्टूबर के बाद होता चला आ रहा है, तो क्या दुनिया तमाशा देखती? दुनिया के सारे बड़े मुल्क सिर्फ कुछ बयान देते हैं और कुछ जालिम का साथ दे रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो पिछले 35 साल से हिंदुस्तान कर रहा है लगातार, क्या कोई हिंदुस्तान के हाथ रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं लोग? इसलिए इल्ताफ साहब, और हमारी ये जरूरत है कि एक तो कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को बजाते खुद अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि इल्ताफ साहब हमारे साथ, हमारी हिमायत करने में, हमारी मदद करने में फख्र महसूस करें, हमारे साथ उठने में फख्र महसूस करें। इसलिए फॉर दैट पर्पस आई थिंक पाकिस्तान में नेशनल बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम पहली चीज है। जब तक वो नहीं होती है तब तक आपका इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं होता। जब आपकी ताकत होती है तो दुनिया आपके साथ होती है। आई थिंक हमारे पास एक सादी ताकत हो, हम खुद ताकतवर हो, हम खुद मुतहिद हो, तो फिर दुनिया खुद हमारे पीछे चलेगी। जी बिल्कुल, दुनिया हमारे पीछे चलेगी। नवाज अली साहब, मैं आपकी जानिब इस हवाले से आऊँगा कि OIC का रोल आप देखते हैं। OIC इस मौके पर ख़ास करके जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, साउथ एशियन रीजन के अंदर कश्मीर का इशू चल रहा है, इस बुनियाद पर भी OIC ने ऐसा उस तरह रोल नहीं दिया। आप क्या समझते हैं कि OIC का कितना रोल बनता है? अगर अभी OIC सही मानों में खड़ी हो जाती और एक अपना बेहतरीन स्टांस देती तो क्या इसराइल को रोका नहीं जा सकता था? क्या दुनिया की पावर्स को ये बावर नहीं करवाया जा सकता था कि आप जुल्म कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब हम OIC की बात कर रहे हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन अगर इस हद तक स्ट्रांग होंगी, कैपेबल होंगी कि इस पोजीशन में हो कि वो किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जारी रख सकें। OIC इस वक्त एक बदकिस्मती से एक इंटरनली डिवाइडेड है, जिसमें आपके अरब जो स्टेट्स हैं उनके अंदर इतने खलफशार और इतने इख्तलाफात चल रहे हैं, जिसके बाद हमारा जो OIC जो मुस्लिम ममालिक है वो 2
दो हिस्सों में तो बड़ा बुरी तरह से बट चुका है। सही। ईरान और सऊदीया की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो लेकिन पिछले अरसे में जो चाइना ने वहां पे मीडिएशन वगैरह करवाई, वो तो देखें, वो तो आपकी थर्ड पार्टी। चाइना का भी अगर रोल देखें तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं। जहां तक रह गई बात पैलेस्टाइन की, तो इसराइल की ज़ोयनिस्ट थ्योरी को देखें, आज तक उनके मुजालिम देखें। क्या इसराइल एक छोटी सी स्टेट है जिसके आप चारों तरफ देखें तो मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है, और अगर वो प्रॉपरली इसराइल का बाइकआउट भी करना चाहें तब भी काफ़ी हद तक, लेकिन आप देखें आज तक मुझे एक सिंगल स्टेट बता दें जिसने इसराइल का बाइकआउट किया हो। Exactly. नंबर 2, दूसरी बात आप देखें इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने एग्जांपल दी ओआईसी की, क्या ओआईसी इस वक्त इतनी कैपेबल है? क्या ओआईसी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं? क्या ओआईसी ने बाकी तमाम मसाइल हल कर दिए हैं? ओआईसी इंटरनली इतनी वीक है। जब तक ओआईसी अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगी, अपने आप को जो है वो दोबारा नवाज अली साहब नहीं करेगी, एक शॉर्ट क्वेश्चन इस हवाले से इसका जवाब दीजिएगा कि हमारे नाज़रीन के लिए ख़ुसूसन तौर पर कि ओआईसी जैसे ममालिक, जो पाकिस्तान भी है, बाकी जितने भी रीजनल ममालिक हैं, उन हवाले से ये बताइएगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है आपकी, किस हवाले से आप और मैं ये कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो तब दुनिया के सामने अपनी बात मनवाई जा सकेगी। शॉर्ट इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ आती है लॉयल्टी हो, आपकी अपनी स्टेट के साथ लॉयल्टी हो, आपकी जो लीडरशिप है वो ब्रेव हो, बोल्ड हो, और उसके डिसीजन मेकिंग खुद जो है वो चीज़ें जाहिर करते हैं। आप देखें माजी में भी तो लीडरशिप थी। आज अगर हम मुस्लिम लीडर्स की एग्जांपल देते हैं, किस वजह से देते हैं? क्योंकि वो डिसीजन ब्रेव थे, बोल्ड थे, डिसीजन मेकिंग उनकी लॉयल्टी बेस्ड थी। क्या इसमें अनफॉर्चुनेटली आपकी जितनी लीडरशिप है, उनके इंटरेस्ट, उनके सेल्फ इंटरेस्ट तो हो सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी ओवरऑल एक कम्युनिटी की बेसिस पे नहीं हो सकते। सही। जो कि एक लीडरशिप का फुकदान मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। Exactly. दूसरी बात आ जाती है, आपके पास इतने आप कैपेबल हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आप मिलिटरली स्ट्रांग हो, आपके पास जो टर्की था कल तक का, आपकी ऑटोमन एम्पायर थी, वो बिखर चुकी है। आखिरी आपके पास जो सुपर पावर का एक अगर कहें, वो आज तक जो है उसमें मजीद धड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन बनते जो जुड़ते नहीं जा रहे। जी, ठीक आपका पॉइंट आ गया। नवाज अली खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, और स्टूडियो में आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इल्ताफ़ अहमद वानी साहब, आपने कॉल के ज़रिए ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।